जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं साइंस के प्रश्न जो पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए हैं। दोस्तों सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भौतिक विज्ञान से यांत्रिकी, यानी कि फिजिक्स का जो चैप्टर है वो है यांत्रिकी। दोस्तों इससे पहले हम 64 प्रश्नों को देख चुके हैं। दोस्तों ये बुक है दृष्टि पब्लिकेशन की। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है वो है तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए तुल्यकालिक उपग्रह क्या होता है। दोस्तों जो तुल्यकालिक उपग्रह होता है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। कितनी? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है पृथ्वी से। और दोस्तों ये पृथ्वी के साथ साथ गति करता है। जैसे कि पृथ्वी की परिक्रमण गति 24 घंटे होती है तो इसकी भी गति 24 घंटे होती है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कितनी होती है, 36,000 होती है। और ये पृथ्वी के साथ घूमता है, पृथ्वी के साथ ही गति करता है। दोस्तों अगला प्रश्न जो है वो है पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि? दोस्तों आप सभी को पता होगा पैराशूट जो होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है यानी कि वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा होता है। तो इसका क्या आंसर होगा? पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। वायु का प्रतिरोध क्या है? अधिक है। वायु अधिक रुकती है पैराशूट से। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार है। दोस्तों गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या है? तो दोस्तों उसका भार होगा शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। याद रखना, गुरुत्व की क्रिया से वस्तु गिर रही है, मुक्त रूप से गिर रही है तो उसका भार शून्य हो जाएगा, फ्री होकर गिर रही है। दोस्तों अगला है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि होगी। दोस्तों जो घड़ी का पेंडुलम होता है उसकी समय अवधि घटेगी या बढ़ेगी चंद्रमा पर ले जाने के बाद? तो दोस्तों याद रखना, जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समय अवधि बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? समय अवधि बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है दोस्तों ये गुरुत्व के द्वारा रखी जाती है। किसके द्वारा? गुरुत्व के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग होगी। दोस्तों कोई व्यक्ति अगर तराजू पर खड़ा है, वो गहरी सांस अपने अंदर ले रहा है, तो जो तराजू की रीडिंग होगी वो घट जाती है। क्या होती है? घटेगी। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा बल गुणनफल है। दोस्तों हमसे पूछा हुआ है फोर्स होता है बल किसका गुणनफल होता है? तो दोस्तों यह होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो दोस्तों क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है F बराबर एम इंटू ए। एम बराबर द्रव्यमान और ए बराबर त्वरण और F बराबर फोर्स यानी कि बल। दोस्तों इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। दोस्तों अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि? जो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण है इसका क्या आशय है? तो ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश, यानी कि ऊर्जा ना तो इकट्ठी हो सकती है और ना ही इसका विनाश हो सकता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? दोस्तों हमारी ये पवन चक्की लगी होती है यानी कि वायु शक्ति, जो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है वो क्या होती है? गतिज ऊर्जा। क्या होती है? गतिज ऊर्जा। ये पवन चक्की चलती है तब वो विद्युत ऊर्जा बनाती है, तो क्या होता है? गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की? ये आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस एडिसन ने की थी। किसने की थी? थॉमस एडिसन ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। जो दोस्तों घड़ी के जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? तो याद रखना, कौन सी ऊर्जा होती है? वो होती है स्थितिक ऊर्जा, यानी कि स्थित ऊर्जा होती है, स्थित ऊर्जा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेक या फिर लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ग्रेफाइट को हम स्नेक के रूप में, बंधक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। किसका? ग्रेफाइट का। इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट।
दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? दोस्तों क्षयकारी बल कौन सा है इसमें? तो आप सभी को याद रखना है, जो घर्षण बल है वो क्षयकारी बल होता है। दोस्तों जो घर्षण बल होता है वो क्षयकारी बल है, इसको भी याद रखना। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? दोस्तों जो सड़क पर चल रही है बैलगाड़ी, उसका ये पहिया है वो किसका उदाहरण है? तो दोस्तों वो है स्थानांतरीय और घूर्णीय गति। स्थानांतरीय और घूर्णीय गति ये इसके उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण ये किस रूप में होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये किस रूप में होता है। यह होता है एक दूसरे के समान। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण ये एक दूसरे के समान होते हैं। अगला प्रश्न है, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। दोस्तों पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम है? तो इसका क्या काम है? इसका काम है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। जो दोस्तों गतिज घर्षण है उसे बेलन के घर्षण में बदलना, यह बॉल बेयरिंग का काम होता है पहिए में। दोस्तों अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? दोस्तों सड़क पर हम आसानी से चल सकते हैं, लेकिन हम बर्फ पर क्या होते हैं, फिसलते हैं बार बार। क्यों फिसलते हैं? क्योंकि बर्फ पर हमें घर्षण नहीं मिलता, पूरा घर्षण नहीं मिलता है उस पर, इसलिए हम क्या होते हैं, बार बार फिसलते हैं। तो दोस्तों क्या आंसर होगा? जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। कोई पैर यानी कि बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, इसलिए हम क्या होते हैं, फिसल जाते हैं। दोस्तों इसके जो ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोस्तों ये हमने 82 प्रश्न इसके पूरे कर लिए। 82 से आगे इसके प्रश्न दे रखे हैं 94 तक, उसको हम अगली क्लास में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।